हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन जो है वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट के लिए। और जब हमने डाइपोल शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लाइन वाला पॉइंट जो है वो कहाँ होता है और बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ होता है, दैट मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज अपना डिस्कशन चलने वाला है, वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाने की। उसके बाद में हम उसका एक इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और उस पे एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे से टॉपिक की, जो कि बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि हमारे पास में कोई दो पॉइंट हैं। ये लीजिए, एक पॉइंट ये है आपका और दूसरा पॉइंट ये है आपका, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए ले लिया और इस पॉइंट को हमने बी ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमने एक लाइन को ज्वाइन करवा दिया। इस तरीके से लाइन ज्वाइन करवा दिया। इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज को रख दिया है और इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है। इस तरीके से दो चार्ज हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो बनने वाला जो सिस्टम है वो डाइपोल बन चुका है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर निकाला। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ए और बी पॉइंट हमने लिए हैं, इन दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर किया। कितना? 2a। कितना लेते हैं? 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर निकालेंगे उसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी, सपोज कीजिए कि यहाँ से हो गई है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी a और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस भी है आपकी a। इस तरीके से हमने इसकी सेंटर को अज्यूम कर लिया है। ये इसका सेंटर है और इसको हमने o मान लिया, ऐसे o मान लिया, ठीक है। o पॉइंट इसको डिनोट कर दिया। टोटल डिस्टेंस जो है उसकी वो होती है 2a। हमने इसको अज्यूम किया था। 2l भी ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, 2d भी ले सकते हैं, सिंपल d भी ले सकते हैं। उसमें ये d/2 और d/2 हो जाएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से अज्यूम किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इक्वेटोरियल लाइन बनानी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इसका, ये लीजिए इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, जिसका ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री दोनों साइड से। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है आपका। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने P अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया? P, ठीक है। और अब हम इस P पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमें फाइंड करना है। मे भी हो सकता है आपका ये पॉइंट इस साइड में भी हो, नीचे की साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक बात बताता हूं मैं आपको, ये हमारे पास 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली लाइन ये यहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये कोई डाइपोल है, इस तरीके से ये कोई डाइपोल है, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका प्लस क्यू चार्ज है, और जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है ये वाला उसका सेंटर है। तो इसका जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो मेरी तरफ भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, नीचे की साइड में, मतलब चारों साइड में हो सकता है। उसको हम बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है इसके चारों तरफ, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो सकती हैं, इन्फिनिटी लाइन्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2D डायग्राम है इसलिए हमने इसको ऐसा डिनोट किया है। जब भी हम
ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें O से P के बीच की डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R², उसमें R जो डिस्टेंस है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और वो डिस्टेंस उस पॉइंट की होती है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। और कहाँ से होती है? सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से होती है। तो हमने इस डिस्टेंस को डिनोट कर दिया स्मॉल r। क्या डिनोट कर दिया इस डिस्टेंस को? स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट हमने अज्यूम किया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बनाया। इस पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सम करेंगे, तब हमें जाके मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों चार्जेस के बीच और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को शो करना पड़ेगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस P पॉइंट को और इस A पॉइंट को हमने मिला दिया है ऐसे, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने शो करना है यहाँ पे। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को भी हमने यहाँ से ज्वाइन करवा दिया है ऐसे, ये ज्वाइन हो गया है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। ये ज्वाइन करवा दिया हमने यहाँ पे, ये लीजिए इस तरीके से ये पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है। उसके लिए हमने अज्यूम किया कि ये जो एंगल है ये भी थीटा बनता है इस केस में, और इधर से ये जो एंगल है ये भी थीटा बनता है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पे क्या बन गया है? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन गया है, और इस आइसोस्केल्स ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से बन रही है, जिसको हमने बनाया E1 वेक्टर से शो कर दिया इसको। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टुवार्ड्स द चार्ज होगी। किस साइड में होगी? टुवार्ड्स द चार्ज, इस तरीके से टुवार्ड्स द चार्ज ऐसे होती है डायरेक्शन उसकी। इसको हमने E2 मान लिया, E2 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, और कैलकुलेशंस के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा, पहले इस चार्ज के लिए और फिर इस चार्ज के लिए। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, P के ऊपर निकालना है। तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए हमें B2P। कौन सी डिस्टेंस चाहिए हमें? B2P की। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, E1 इज इक्वल्स टू, इसके लिए E1 थी तो E1 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में KQ ओवर BP का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग BP के अलोंग में डायरेक्शन है, ये देखिए आप इस तरीके से। ठीक है, अब हमें BP चाहिए तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को अज्यूम किया यहाँ पे। ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में इसका बेस है और इसका परपेंडिकुलर भी है। तो हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनियस के लिए हमने देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ से देखिए आप इस जगह से, सिंस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? BP स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ओपी कितना है, ओपी है आर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया आपका। और बीपी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए आप, बीपी इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ से कर देता हूँ मैं, बीपी इज इक्वल्स टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास में डिस्टेंस आ गई है। सिमिलरली प्रोसेस इस साइड में लगाएंगे हम लोग, सिमिलर प्रोसेस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली आप क्या डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए एपी, तो आप डिनोट कर सकते हैं एपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड एपी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन गया है आपका एपी। ठीक है, अब जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको फर्स्ट नंबर बनाया हमने, और इसको सेकंड नंबर बनाया हमने, और इसको हमने थर्ड नंबर इक्वेशन बनाया। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर की जो इक्वेशन है इसमें बीपी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज में लिया, तो क्या लिखेंगे आप, E1 वेक्टर मॉड इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर, अब वैल्यू डाल देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है फोर्थ वन। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है फोर्थ वन। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली आप अब नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज, हमने लिखा E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब आप लोगों को एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं यूज लिया। यहाँ नेगेटिव इसलिए यूज नहीं लिया कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू positive q charge, only we can find out the magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी तक यहाँ पर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, और इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है वो यहाँ पे शो करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, अकॉर्डिंग to equation fourth and fifth, according to equation fourth and fifth, यहाँ तक आ गया आपका। दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है E1 वेक्टर का और E2 वेक्टर का, वो सिमिलर है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, शो दैट E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू E2 वेक्टर, बोथ आर सिमिलर, और इसको हमने मान लिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मानने की भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, इसको हमने शो कर दिया है, इक्वेशन नंबर आपकी बन गई है 5, तो ये बन गई है आपकी 6 नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये दोनों जो हैं, ध्यान से देखिएगा आप, ये दोनों से सिमिलर वैल्यू आ रही है, और उस सिमिलर वैल्यू से हमारे पास में ये वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इनकी डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, E2 एंड E1 को।
और E2 और E1 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए देखिए ये मैंने बनाया यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये मैंने बनाया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट हमने बनाए इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखिए ये जो डायरेक्शन है ये आपके P की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा उस चीज को। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी की थी, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो P होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, P की डायरेक्शन इस साइड में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए Z बन रहा है, शेप में Z बन रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो हमने इसको थीटा डिनोट कर दिया। ओके, अब देखिए दूसरा एंगल और देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो है लाइन, इस लाइन में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, इस लाइन के लिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये एंगल थीटा माना, तो इसी के पैरेलल में अगर कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे तो ये एंगल भी थीटा होता है। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये वाली। ठीक है, तो उसी एंगल के बेस पे हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाई और इसको हमने लिखा। देखिए इसके कंपोनेंट को हमने डिनोट किया। क्या डिनोट किया, यहाँ से देखिए इसको बनाया E1 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस साइड में ये E1 साइन थीटा किसकी वजह से बना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से टुवार्ड्स द डाइपोल डायरेक्शन होगी, तो उस केस में ये बन गया आपका E2 साइन थीटा, ये बन गया आपका E2 साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब इस साइड में देखिए आप, इस साइड में बनेगा आपका E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये बन गया आपका। तो रिजल्टेंट जो होगा, देखिए ये दोनों E1 और E2 दोनों सेम है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगर E1 और E2 दोनों सेम है तो साइन थीटा और साइन थीटा इनकी क्या बोलते हैं इसको, इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है वो भी दोनों का सेम आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है और डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल टू ईच अदर। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो इन दोनों से हमें रिजल्टेंट मिलेगा जिसको हमने ई वेक्टर मान लिया, यहाँ पे हमें ई वेक्टर मिलेगा। अब हम इससे वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद में आगे का सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम इसको इरेज करके आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो उसके अंदर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो देयर कैंसिल टू ईच अदर। ये तो हो गया इसके लिए, ये तो कैंसिल हो गए। अब ये बचा आपके पास, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट which is in same direction and same in magnitude, they are add each other। ठीक है, तो E नेट आपको यहां से मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने शो किया यहाँ पे वेक्टर E इज इक्वल्स टू, आपके पास में आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब यहां से देखिए E1 एंड E2 बोथ आर क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, ये चीज अपन वहां पे क्लियर कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E डैश मान लिया, क्या मान लिया, E डैश। तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया, तो क्या लिख देंगे आप, E वेक्टर इज इक्वल्स टू, हाँ, E डैश इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली है, ठीक है। अब E वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, E डैश और E डैश, तो 2E डैश कॉस थीटा, ये इक्वेशन बनी आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन से हम E डैश की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो हमने लिखा है यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे इसको ऐसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। E वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2, अब E1 डैश की E डैश की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, ये आया आपके पास। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनी। अब cos थीटा यहाँ से देखिए आप, अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ध्यान से, AOP एंड BOP बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो किसी भी ट्राइंगल को लिया हमने, नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले लिया हमने, AOP ले लिया, सपोज कीजिए आप, ठीक है, ये ले लिया हमने, और इससे हमने लिखा है यहाँ पे देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, याद कीजिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या लिख देंगे यहाँ पे बेस क्या है आपका, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। OA की वैल्यू कितनी है A, और AP की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ से देखिए AP की वैल्यू है आपके पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये भी रूट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, रूट बन गया है, क्योंकि AP स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, तो AP की वैल्यू आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया है। अब इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन है ऊपर, इस वैल्यू में इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, सो दैट वेक्टर E इज इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में इसको लगा दिया। अब इसको एक साथ कर देते हैं हम लोग, देन वेक्टर E इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 2KQA, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, Q डॉट 2A इंटू K, यहां लिख दिया K अपॉन, अब देखिए ये वाली सिचुएशन, सपोज कीजिए कि हम एक सिचुएशन लिखते हैं, देखना आप, जैसे मैं ऐसे लिख दूं y और रूट y, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं आप, y रूट y को y टू द पावर 1 एंड y टू द पावर हाफ, दोनों का बेस सेम है, तो कैसे डिनोट करेंगे, y 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y 3/2, ये बनेगा इसका। सिमिलर प्रोसेस इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, ये बन गया है। अब यहां से देखिए इसके बाद
यहां से देखिए, सिंस P इज इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से देखिए आप, सिंस P इज इक्वल्स टू होता है Q डॉट 2a, ये होता है डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहां से वेक्टर A E इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा, इसकी जगह P लिखा तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये बन गया आपके पास, ये एक इक्वेशन बन गई है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ और सिचुएशन, कुछ स्पेशल केस लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डाइपोल जो है, ये आपका डाइपोल, इस ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो माइक्रो, नैनो या एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। that means 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 10 की रेंज की होती है। जबकि ये जो डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस, इस पी पॉइंट वाली, ये हो सकती है mm में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। तो उसके बदले में, जैसे इसके बदले में ये वाली जो रेंज है ये काफी बड़ी है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 लाख है, सपोज कीजिए 1 लाख में 0.1 का या 0.01 का अगर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। वैसे प्रिंसिपली अगर देखें तो उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन वैसे अगर देखें तो 0.01 और को 1 लाख में, यानी कि मतलब उसके अंदर सब्सट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पे हम एक केस लगाते हैं, स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल फॉर ए शॉर्ट डाइपोल आर सो मच ग्रेटर देन ए, ये हो गया आपका। ठीक है, आर सो मच ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर इज very so much greater than a square. So we can take a square and its higher power of a, and higher power of a is negligible. इसको नेग्लिजिबल ले लिया आपने, क्या ले लिया, नेग्लिजिबल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहां से इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं, KP अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आपको मिली है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये इक्वेटोरियल के लिए है। इक्वेटोरियल लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब, ये मिला आपको। ठीक है, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप दिखाएं, किस में दिखाएं, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में होती है, उसके पास तो डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे भी हम उसकी वेक्टर फॉर्म को यूज में लेंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम दिखाएं तो एक्सियल लाइन के पॉइंट के लिए अगर हमने निकाला था इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो उस केस में हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ठीक है, थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, और सेम थी तो उस केस में हमने उसको शो कर दिया था। और अब अगर मैं बात करूं आपके पास में इस केस की, तो इस केस में अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए आप, ये है आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस साइड में नजर आ रही है आपको, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है आपके पास में ये वाली पी की डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो,
उस केस में वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका E इक्विटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस KP अपॉन R क्यूब, और ये वेक्टर लगा दिया और P पे भी वेक्टर लगा दिया और ये बन गया है आपका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं आप K की वैल्यू, थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं। देखो K की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, इसी इक्वेशन को अगर मैं डिनोट करूं तो आपके पास में बन जाएगा E इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वेक्टर लगा दिया और ये इक्विटोरियल हो गया EQUI इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, डाइपोल कहाँ पे है, फ्री स्पेस में, दैट मीन्स एयर में या वैक्यूम में है। ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट को यूज में लिया है और बनेगा आपका P वेक्टर अपॉन यहाँ से R क्यूब, ये बन गया आपका, ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, बट आप लोगों को एक चीज पता है, देखिए यहाँ पे बट E एक्सियल कितना होता है 2kp अपॉन वेक्टर लगा देते हैं अपॉन R क्यूब, ये होता है 2kp अपॉन R क्यूब। तो ये सिचुएशन होती है और ये है आपका इक्विटोरियल, ये है आपका इक्विटोरियल। तो हम इसको डिनोट करें तो देखिए यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को, तो हमें साफ नजर आ रहा है फॉर द सेम डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है R, इसमें भी हमने डिस्टेंस कितनी ली R। फॉर द सेम डिस्टेंस के लिए, फॉर द सेम डिस्टेंस R, फॉर द सेम डिस्टेंस R के लिए हम क्या लिख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल्स टू, E एक्सियल इज इक्वल्स टू, दोनों को देखिए उसको और इसको, ये जो वैल्यू है इससे डबल वैल्यू है, ये यहाँ से देखिए आप, ये वाली जो वैल्यू है इससे डबल वैल्यू है ये, यहाँ पे देखिए आप ये और ये। तो हम लोग इस 2 को तो एज इट इज, E एक्सियल तो एज इट इज लिख दिया, अब 2 को भी एज इट इज लिख दिया। ठीक, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू की जगह, इसकी जगह लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे E इक्वेटोरियल, ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया है, इनके बीच में रिलेशन बन गया है। इस रिलेशन को आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू E एक्सियल बाई 2, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं आप, ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज देखने को कॉमन मिल रही है, इस केस में भी, एक्सियल लाइन वाले केस में भी और आपके इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में भी, दोनों में एक चीज कॉमन हमें देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पे 1/R क्यूब। क्या है, 1/R क्यूब, ये वाली चीज इसमें भी है और इसमें भी है। तो उसके लिए अगर छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया जाए, क्या ड्रॉ किया जाए, एक छोटा सा ग्राफ अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, तो लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने ड्रॉ किया था, तो वो कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसको इरेज कर लेते हैं, पहले हम थोड़ा लीजिए इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये रहा आपका। ठीक है, अब अगर ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बिटवीन E एंड R, दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ से हमें साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ से देखिए इनवर्सली है दोनों के, मतलब R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट P। ठीक है,
पॉइंट P की डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई डाइपोल है, जैसे ये डाइपोल है आपके पास, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उस केस में क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी या फिर और कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये तो हमें यही चीज बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे E की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये बता रहा है। तो R की वैल्यू को अगर हम लोग 0 कर दें तो उस केस में क्या E की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम आएगी, और R की वैल्यू को 0 करने का मतलब है उसके सेंटर के ऊपर ही पॉइंट P को अज्यूम करना। ठीक है, तो क्या इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर। और उसमें हम ये भी बात करेंगे कि देखो आपने अभी तक क्या क्या सोल्व किया है, आपने अभी तक सोल्व किया है, देखो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। आपने सीखा है, यहाँ पे आपने सीखा है ये कोई डाइपोल है आपके पास इस तरीके से, और इस डाइपोल के यहाँ पे पॉइंट हो या फिर यहाँ पे पॉइंट हो, मतलब इसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, या फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई पॉइंट हो, दैट मीन्स इक्वेटोरियल कोई पॉइंट हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपने अभी तक पढ़ा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन ना हो, जैसे ये भी ना हो और ये भी ना हो, दोनों में से, और उस केस में -q + q, और उस केस में आपके पास में मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और इसकी हमें इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप बोलोगे ये तो गलत काम हो गया। गलत काम नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें दो पोलर की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये डिस्टेंस, ठीक है, जैसे ये x है, और एक ये बनने वाला एंगल थीटा। ठीक है, कौन से दो पोलर की जरूरत पड़ेगी आपको, x एंड थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, चारों तरफ घूम सकते हैं ऐसे, इसकी आगे पीछे इसकी लेंथ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लंबा कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया, कहीं पे भी, या फिर इसके एंगल को हमने चेंज करना है तो ऐसे घूमेगा ये एंगल, ऐसे। क्यों घूमेगा ऐसे, याद रखिएगा, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके हिसाब से ही हमें इसको ऐसे रोटेट करवाना है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम हम क्या रखेंगे, उस टॉपिक का नाम हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डाइपोल के लिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अप्रोक्सीमेटली काफ़ी बार, मतलब ये मान लीजिए कि एक बार एक्सियल लाइन के लिए पूछते हैं तो दूसरी बार इक्वेटोरियल लाइन के लिए पूछ लेते हैं, और कभी कभी मतलब मोस्टली ये जो अदर कोई पॉइंट है ना, इसके लिए शायद कभी कभार ही पूछा जाता है। ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, ये वाला जो नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं डिस्कस, ये वाला पॉइंट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।